हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के कैप्सूल बाय आर के सर में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाते हैं, जिसमें आज अपनी क्लास होगी। तो आज हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है और आज की क्लास में हम काफ़ी महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो क्लास को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है विवाद, ऑप्शन नंबर 2 है सूचना, ऑप्शन नंबर 3 है विचार, ऑप्शन नंबर 4 है तर्क वितर्क। तो कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। विचार उभर कर आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यह क्लास हम आपके लिए उत्कर्ष क्लासेज के जो नोट्स हैं उनसे प्रोवाइड करवा रहे हैं। काफ़ी अच्छे सवाल इसमें दिए गए हैं, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो क्लास को पूरा ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है 2 नंबर सवाल। छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्धारित करती है, यानी छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 1 है स्वयं प्रत्यय बुद्धि रुचि अभिप्रेरणा पर करती है। ऑप्शन नंबर 2 है रुचि बुद्धि अभिप्रेरणा लिंग पर करती है। ऑप्शन नंबर 3 है अभियोग्यता बुद्धि अभिप्रेरणा और जाति पर करती है। ऑप्शन नंबर 4 है रुचि बुद्धि शारीरिक बनावट और अभिप्रेरणा पर करती है। तो छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर किस पर करती है प्यारे विद्यार्थियों। स्वयं प्रत्यय बुद्धि रुचि और अभिप्रेरणा पर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर सवाल। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। बुद्धि के संबंध में द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है टर्मन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 है स्पीयरमैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3 है गिलफोर्ड ने दिया था। ऑप्शन नंबर 4 है बिने ने दिया था। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था प्यारे विद्यार्थियों। स्पीयरमैन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संप्रेषण का कार्य है। काफ़ी अच्छा सवाल है। संप्रेषण का कार्य है। ऑप्शन नंबर 1 है सूचना का आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षा एवं प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर 3 है अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो संप्रेषण का कार्य क्या है प्यारे विद्यार्थियों। सूचना का आदान प्रदान करना भी है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी है, अभिप्रेरणा भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, यानी कक्षा कक्ष में शिक्षण कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है तीव्र होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है सरल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है एक तरफा होना चाहिए। तो कक्षा कक्ष का शिक्षण कैसा होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। संवाद मूलक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशोर किशोरी के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। काफ़ी अच्छा सवाल है। किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है तार्किकता अमूर्त चिंतन निर्णय शक्ति। ऑप्शन नंबर 2 है आदर्शवादी श्रेष्ठ समायोजन व स्व सम्मान। ऑप्शन नंबर 3 है निरीक्षण विद्रोह की भावना दोहराने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर 4 है दर्शन सुसमायोजन समाज सेवा की भावना। तो किशोर किशोरी के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर 1 यानी तार्किकता अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं।
काफ़ी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अभिरुचि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है अभियोग्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है अभिवृत्ति कहते हैं। तो किसी कार्य करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? अभियोग्यता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे विद्यार्थियों। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल हो जाता है। वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उदात्तीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 है प्रक्षेपण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 है युक्तिकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 है तादात्म्यकरण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3 यानी युक्तिकरण इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक है। ऑप्शन नंबर 1 है दूसरों की आलोचना करना। ऑप्शन नंबर 2 है जिद्दी प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर 3 है दिवा स्वप्न। ऑप्शन नंबर 4 है सामवेगिक नियंत्रण। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक कौन से हैं प्यारे विद्यार्थियों? सामवेगिक नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है वह है, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 है मदरबोर्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 है सीपीयू कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 है रैम कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 है रोम कहलाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? सीपीयू कहलाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है, यानी कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1 है गति। ऑप्शन नंबर 2 है संभरण। ऑप्शन नंबर 3 है परिशुद्धता। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर की विशेषताओं में ये सभी आते हैं, यानी गति से कार्य कर सकता है और भंडारण भी कर सकता है और शुद्धता भी देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक का शिक्षण कार्य आसान हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर 4 है विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। तो कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता क्या है प्यारे विद्यार्थियों? विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से वृद्धि और विकास में कौन सा आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? यानी वृद्धि और विकास में कौन से आयाम एक दूसरे से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शारीरिक। ऑप्शन नंबर 2 है बौद्धिक। ऑप्शन नंबर 3 है सामाजिक। ऑप्शन नंबर 4 है संवेगात्मक। ऑप्शन नंबर 5 है नैतिक। तो ये सारे ऑप्शन जुड़े हुए हैं वृद्धि और विकास से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी ABCDE, यानी सभी जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी दृश्य श्राव्य सुविधा अधिगम हेतुओं के असरकारक हेतुओं को संतुष्ट करती है? काफ़ी अच्छा सवाल है। निम्न में से कौन सी दृश्य श्राव्य सुविधा अधिगम हेतु असरकारक हेतुओं को संतुष्ट करती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है रेडियो। ऑप्शन नंबर 2 है टेप रिकॉर्डर। ऑप्शन नंबर 3 है स्थिर चित्र। ऑप्शन नंबर 4 है टेलीविज़न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ये सभी संतुष्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मस्तिष्काधोमुखी विकास के अनुसार
यानी मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 है दाईं से बाईं ओर, ऑप्शन नंबर 2 है पैर से सिर की ओर, ऑप्शन नंबर 3 है बाईं से दाईं ओर, ऑप्शन नंबर 4 है सिर से पैर की ओर। तो मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास कैसा होता है प्यारे विद्यार्थियों? सिर से पैर की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रशिक्षण एवं अभ्यास किससे संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों? तो ऑप्शन नंबर 1 है संज्ञानात्मकवाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 है व्यवहारवाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 है निर्मितवाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रशिक्षण एवं अभ्यास किससे संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों? व्यवहारवाद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है IBM iX, ऑप्शन नंबर 2 है फायरफॉक्स, ऑप्शन नंबर 3 है लाइनक्स, ऑप्शन नंबर 4 है यूनिक्स। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? फायरफॉक्स नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण साइकोलॉजी संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जो रीट पात्रता परीक्षा के लिए ये क्लास काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो सभी साथियों से निवेदन है कि क्लास को पूरा देखें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन नंबर 1 है हार्डवेयर है, ऑप्शन नंबर 2 है बैक्टीरिया है, ऑप्शन नंबर 3 है सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। यानी कंप्यूटर के अंदर जो वायरस होता है वो क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लिंगुआ फोन उदाहरण है। यानी जो लिंगुआ फोन होता है वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 है श्रव्य सामग्री का, ऑप्शन नंबर 2 है श्रव्य एवं दृश्य सामग्री का, ऑप्शन नंबर 3 है दृश्य सामग्री का, ऑप्शन नंबर 4 है क्रियात्मक सामग्री का। तो लिंगुआ फोन किसका उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों? श्रव्य सामग्री का। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? यानी जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करता है, ऑप्शन नंबर 2 है स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना, ऑप्शन नंबर 3 है प्रकरण एवं विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, ऑप्शन नंबर 4 है प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 यानी स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है। यानी निर्देशन और अधिगम के बीच क्या समानता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दोनों छात्र केंद्रित होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित है, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों पृष्ठपोषण एवं पाठ्य विश्लेषण पर बल देते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निर्देशन एवं अधिगम के बीच क्या समानता है प्यारे विद्यार्थियों? दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? काफ़ी अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर 1 है अंतर्दृष्टि, ऑप्शन नंबर 2 है मानसिक प्रारूपता, ऑप्शन नंबर 3 है मोर्चाबंदी, ऑप्शन नंबर 4 है निर्धारण। तो समस्या समाधान को कौन बाधित नहीं करता है प्यारे विद्यार्थियों? मोर्चाबंदी नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है वयस्कावस्था, ऑप्शन नंबर 2 है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 3 है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 है पूर्व बाल्यावस्था। तो किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? बाल्यावस्था में बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। काफी अच्छा सवाल है विद्यार्थियों। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है उद्दीपक की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर 2 है अनुक्रिया की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर 3 है एक व दोनों पर, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन किस पर निर्भर करता है प्यारे विद्यार्थियों? अनुक्रिया की प्रकृति पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। काफी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्राग रूढ़िगत, ऑप्शन नंबर 2 है रूढ़िगत, ऑप्शन नंबर 3 है संवेदी प्रेरक, ऑप्शन नंबर 4 है पश्चात रूढ़िगत। तो कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की अवस्था कौन सी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? संवेदी प्रेरक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। काफी अच्छे प्रश्न है। सहयोगशील अधिगम की जिम्मेदारी यानी अध्यापक की क्या जिम्मेदारी होती है? ऑप्शन नंबर 1 है पर्याप्त संसाधन सामग्री एकत्रीकरण की, ऑप्शन नंबर 2 है समूह रचना निर्धारण की, ऑप्शन नंबर 3 है बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? ये सभी होती हैं। यानी पर्याप्त संसाधन सामग्री एकत्रीकरण की भी होती है, समूह रचना निर्धारण की भी होती है और बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की भी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए, यानी कक्षा कक्ष का संप्रेषण कैसा होना चाहिए आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 है छात्र केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 है सामान्य केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 है पाठ्यपुस्तक केंद्रित होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों कक्षा कक्ष का संप्रेषण कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, यानी बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विद्यालय पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर 2 है परिवार पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर 3 है समुदाय पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी पर करता है। तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है प्यारे विद्यार्थियों? उपयुक्त सभी पर करता है, यानी विद्यालय पर भी करता है, परिवार पर भी करता है और समुदाय पर भी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का सेकंड लास्ट सवाल प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। काफ़ी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 है उत्तरदायित्व का स्थानांतरण है, ऑप्शन नंबर 2 है सचेतन व्यवहार है, ऑप्शन नंबर 3 है प्रतिरक्षा विवाद का साधन है, ऑप्शन नंबर 4 है व्यक्तिगत का रक्षा कवच है। तो प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है प्यारे विद्यार्थियों? प्रतिरक्षा विवाद का साधन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम सवाल, निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? काफ़ी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है संप्रेषण का माध्यम, ऑप्शन नंबर 2 है संप्रेषण की श्रृंखला, ऑप्शन नंबर 3 है संप्रेषण का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 4 है संप्रेषण का नियोजन। तो निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? संप्रेषण का नियोजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आज की क्लास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे साथियों, हम डेली आपके लिए 30 साइकोलॉजी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम क्लास लाते रहते हैं। तो जो भी साथी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि इस क्लास से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो क्लास को रेगुलर देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में।
आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।